स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम सुनेंगे केंकड़ा का पार्ट 3। देवराज चौहान सीरीज का बहुत अच्छी कहानी है ये। देवराज चौहान ने एक सुपारी उठाई, लेकिन अचानक एक आरडीएक्स नाम की समस्या सामने आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह बातें सारी आखिर में। केंकड़ा पार्ट 3। रतन चंद कालिया अपने कमरे में ही था। शाम के 7 बज रहे थे। फोन बजा। रतन चंद ने बात की। दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी। मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है, सोनिया ने कहा। क्या? मेरे भाई की शादी भी तय हो गई है। सप्ताह बाद का दिन निकला है। आपको हर हाल में आना होगा। जरूर आऊंगा। मैं सोचती हूँ कि अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। इधर तैयारियां भी करनी है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्यों ना मैं शादी तक यहीं रह लूं। कामों में इनका हाथ भी बटा दूंगी। ये भी यहीं रहने को कह रहे हैं, तो रह लो। ठीक है। आपको शादी पर वक्त में पहुंचना है। मैं आपको बीच बीच में याद दिलाती रहूंगी। रतनचंद कालिया ने फोन बंद किया और कमरे के कोने में जा पहुंचा, जहां छोटा सा बाथरूम बना हुआ था, जिसमें 15-20 बोतलें विदेशी ब्रांडों की सजी हुई थी। उसने गिलास उठाया और एक बोतल में पैग बनाकर घूंट भरा और वापस कुर्सी पर आ बैठा। चेहरे पर शांत भाव थे, परंतु आंखों में बेचैनी भरी हुई थी। दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात बार 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 आ रही थी कि उसकी समस्या का हल केकड़ा के पास है। सिर्फ केकड़ा ही बता सकता है कि कौन उसे मारना चाहता है और कौन उसका निशाना लेने की चेष्टा में है। आज वो मर ही गया होता अगर एक्स्ट्रा की बात मानकर जगह न बदली होती। फिर भी रतनचंद के लिए यह राहत की बात है कि कल आरडीएक्स उसके पास पहुंच रहे हैं। उसी पल कदमों की आहट गूंजी और सुंदर ने भीतर प्रवेश किया। सब ठीक है सर? रतनचंद ने सिर हिलाया, घूंट भरा, फिर कहा, कल आरडीएक्स आ जाने से मैं कुछ निश्चिंत हो सकूंगा। जी, मेरा तो ख्याल है कि अभी 2-4 दिन देख लेते हालातों को, तभी उन्हें बुलाते। मैं मौत के कगार पर खड़ा हूं और तुम अभी भी देख लेने को कह रहे हो सुंदर? सर, मैं भी तो हूं आपको बचाने वाला। हर काम हर किसी के बस का नहीं होता। मेरे ख्याल में इस बार मामला ज्यादा खराब है। रतनचंद ने घूंट भरा। जिस तरह मेरी जान लेने की कोशिश की गई, वो किन्हीं मंझे हुए हाथों का कमाल था। मेरा भी यही ख्याल है। काले शीशों में से कुछ भी भीतर नहीं दिखता, परंतु गोली चलाने वाले ने फिर भी सही निशाना ले लिया। सिर्फ एक ही गोली चलाई। दोबारा उसने फायर भी नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पर भरोसा था कि गोली निशाने पर लगी है। रतनचंद कालिया ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मेरा दावा है कि मेरे पीछे खतरनाक लोग पड़े हैं। वो जो भी हैं बच नहीं सकेंगे। अभी कुछ भी कहना कठिन है। रतनचंद के चेहरे पर मुस्कान न ठहरी, क्योंकि हमारे सामने खतरनाक लोग हैं। डिनर कर लेंगे आप? तुम क्यों पूछ रहे हो? डिनर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई आप तक आ सके। मेरे नौकर सब वफादार हैं, तुम जानते हो सुंदर। जी, लेकिन मैं कोई लापरवाही न बरत कर अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूँ, सुंदर ने कहा। जो मन में आए करो। 8 बजे खाना ले आना। मैं जल्दी सो जाना चाहता हूँ। सुंदर चला गया। रतनचंद ने पैग समाप्त समाप्त किया और दूसरा बना लिया। तभी पुनः फोन बजा। रतनचंद ने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर देखा तो वहां कोई नंबर ना आ रहा था। सिर्फ एक टेलीफोन का चिन्ह बना हुआ था। वो समझ गया कि फोन किसी पब्लिक से या प्राइवेट फोन से किया जा रहा है। हेलो। रतनचंद ने कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगाकर कहा। कैसे हो रतनचंद? केकड़ा की आवाज कानों में पड़ी। तुम? रतनचंद ने खुद को संभाला। किस्मत वाले हो। आज अपनी मौत दूसरे के गले में डाल दी। केकड़ा की आवाज में गंभीरता थी। तुमने तुमने ही मुझे बताया था कि आज मुझ पर गोली चलाई जा सकती है, तभी तो बच पाया। ये तुम्हारी समझदारी रही कि तुम खुद को बचा गए। तुम सामने क्यों नहीं आते? क्या करूंगा सामने आकर? बात करनी है तो फोन पर हो जाती है। खुद को बचाकर आज कैसा महसूस कर रहे हो?
तुम जानकारी का इकट्ठा सौदा क्यों नहीं कर लेते? मुझे बताओ, कौन लोग हैं मेरे पीछे? जब वक्त आएगा तो सौदा भी करूंगा। मैं तुम्हें दौलत देना चाहता हूँ केकड़ा। दौलत के लिए कोई वक्त नहीं होता, जब भी आ जाए तभी बेहतर। मैं ऐसा नहीं सोचता। फिर अभी मुझे सोचना भी है। क्या? तुम्हें जानकारी दूं या उससे सौदा करूं जो तुम्हारी जान की सुपारी दे चुका है? उससे क्या सौदा करोगे? मुंह बंद रखने का। रतनचंद ने बेचैनी से पहलू बदला, घूंट भरा। मैं तुम्हें उससे ज्यादा दौलत दूंगा। तुम्हें क्या पता कि वो मुझे क्या देगा? तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा। छोड़ो इन बातों को, इस बारे में फिर बात करेंगे। सुना है तुम आरडीएक्स को अपनी सुरक्षा के लिए बुला रहे हो। मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। फिर पता किया कि ये आरडीएक्स कौन है। पता चला कि खतरनाक तिकड़ी है। केकड़ा की आवाज में हंसी के भाव आ गए। लेकिन जो तुम्हारा निशाना लेकिन जो तुम्हारा निशाना लेना चाहता है वो भी धुरंधर है। खेल में मजा आएगा रतनचंद। तुम उसका नाम क्यों नहीं बता देते? उससे क्या होगा? आरडीएक्स उसे खत्म करेंगे या उससे सौदा कर लेंगे कि वो मेरा निशाना ना ले। वो नहीं लेगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें मरवाने वाला तो कोई और ही है। ठीक है, एक बात का जवाब तो दे सकते हो? रतनचंद ने घूंट भर कर कहा। पूछो। वो क्यों मुझे मरवाना चाहता है? ये बता दिया तो शायद तुम उसे पहचान जाओ, इसलिए नहीं बताऊंगा। केकड़ा की आवाज कानों में पड़ी। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भला कर रहा हूं कि तुम अपनी जान बचाओ। जैसे कि तुमने आज बचाई, वैसे ही आगे भी बचाना। मेरे मरने या ना मरने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? ना लूं दिलचस्पी दिलचस्पी? खबर ना दूं तुम्हें? मैंने ये तो नहीं कहा। फिर बेकार के सवाल ना पूछो। अब मुझ पर कब हमला होगा? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरे भरोसे मत रहना। क्या पता मुझे भी खबर ना लगे और तुम पर हमला हो जाए। बेहतर होगा कि तुम अपनी नींद हराम करो और खुद को बचाओ। मौत का कोई पता नहीं चलता, कौन किस रास्ते से आ धमके। रतनचंद का चेहरा कठोर हो गया। तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा ढेर सारी दौलत देकर। जरूर मिलूंगा। अभी तुम कम दौलत दोगे, जब ज्यादा फंस जाओगे तब मिलूंगा। तब तुम मुंह मांगी दौलत दोगे। मैं अभी भी, रतनचंद ने कहना चाहा, परंतु दूसरी तरफ से केकड़ा ने फोन बंद कर दिया था। रतनचंद ने गहरी सांस लेकर फोन बंद किया और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। पता नहीं कौन है हरामजादा केकड़ा, बड़बड़ा उठा रतनचंद कालिया। सब कुछ जानता है लेकिन सामने नहीं आता। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और ये हरामी अपने नोटों की रोटियां सेकने में लगा हुआ है। अगला दृश्य। आरडीएक्स क्या है? इसी शाम आरडीएक्स की तिकड़ी समुद्र तट पर मौजूद थी। अंधेरा हो चुका था। समंदर से टकराती ठंडी हवा दिन भर की गर्मी समंदर की मोटर बोटों। सॉरी दोस्तों, बहुत सारा मिसप्रिंट है, इस वजह से ये खराब हो गया सारे की सारी रीडिंग। इसी शाम आरडीएक्स की तिकड़ी समुद्र तट पर मौजूद थी। अंधेरा हो चुका था। समंदर से टकरा कर आती ठंडी हवा, दिन भर की गर्मी, समंदर में मोटर बोटों की हेडलाइट चमक रही थी। एक बोट अभी अभी यहां से गई थी। उसकी आवाज अभी भी कानों में पड़ रही थी। ये बीच का सुनसान किनारा था। आरडीएक्स, राघव, धर्मा, एक्स्ट्रा, तीनों खड़े समुद्र पर नजरें टिकाए हुए थे। एक्स्ट्रा ने कलाई पर बंधी घड़ी में नजर मारी। शाम के 7:45 हो रहे थे। अंधेरे में वे स्पष्ट नजर आ रहे थे। तभी मोबाइल फोन की बेल बजने लगी। राघव का फोन था ये। हेलो। उसने बात की। काम हो रहा है? उधर से आवाज आई। हाँ। कब तक हो जाएगा? रात के भीतर हो ही जाएगा। तेरे को अब हमें फोन नहीं करना चाहिए। हमारे फोन का इंतजार कर। जब तक काम नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोने को किसने कहा है? जागता रहे। फोन इधर दे, एक्स्ट्रा ने कहा। राघव ने फोन एक्स्ट्रा की तरफ बढ़ा दिया। जब तक तू जागता रहेगा हम काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ने कहा।
ये तू कह रहा है एक्स्ट्रा? मैं सो जा, तेरे को नींद आ रही है। अगर तू हमें जागता मिला तो तेरा काम खराब हो जाएगा। नहीं, काम खराब नहीं होना चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो सो जा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ने फोन बंद करके राघव की तरफ उछाल दिया। राघव ने फोन थामा और जेब में रख लिया। तीनों के बीच खामोशी रही। नजरें समंदर पर दौड़ रही थी जो अंधेरे में डूबा था। राघव का फोन पुनः बजा। बोल, राघव ने बात की। जहाज का लंगर उठ रहा है, अगले 15 मिनट में छोड़ देगा। बढ़िया। तेरे को अपना काम याद है ना? हाँ। 10 लाख दिया है तेरे को इस काम का। अगर काम नहीं हुआ तो तेरी लाश समंदर में पड़ी मिलेगी। मैंने रस्सा तैयार कर रखा है, ठीक वक्त पर नीचे लटका दूंगा। वर्दियां वो भी तैयार है। हमारा शिकार कहाँ है? जहाज में चढ़ चुका है वो, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी। तू लड़की को देखता रहा है या शिकार को? मेरे लिए तो दोनों ही महत्वहीन है। तुम कब तक आ रहे हो? जो वक्त तय हुआ है हम तभी पहुंचेंगे। तब जहाज की रफ्तार कुछ पलों के लिए शून्य हो जानी चाहिए, ताकि हम जहाज से लटकता रस्सा थाम सकें। राघव ने सामान्य स्वर में कहा। मैंने सब इंतजाम कर दिया। मिलते हैं, राघव ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। धर्मा ने जेब से फोन निकाला, नंबर मिलाया। हेलो। बोट ले आ, धर्मा ने कहा और फोन बंद करके बोला। ये काम खतरनाक है, हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। जरा सी लापरवाही हमें फंसा सकती है या हमारी जानें भी जा सकती हैं। हमारा हर काम ही खतरनाक होता है, एक्स्ट्रा बोला, लेकिन इस बार काम ज्यादा खतरनाक है। जहाज के भीतर जैसे हालात हमारे सामने आते हैं, सब कुछ इसी बात पर निर्भर है, राघव ने कहा। तभी उनके कानों में बोट की आवाज पड़ने लगी। तीनों आगे बढ़े और बोट के भीतर जा पहुंचे। बोट के स्टीयरिंग पर बैठे व्यक्ति ने बोट आगे बढ़ा दी। तू रात भर हमारे साथ रहेगा डिसूजा, एक्स्ट्रा ने कहा। चौगने पैसे लिए हैं तो क्यों ना रहूंगा, बोट चलाने वाला डिसूजा मुस्कुरा कर ऊंचे स्वर में कह उठा। क्या काम कैसे करना है तेरे को बताएंगे। अभी तू सीधा ले बोट को, तट से रंगून के लिए। जहां चल रहा है वो 755 वाला जहाज, डिसूजा बोला। जानता है तू? समंदर की हर हलचल को जानता हूं। डिसूजा का स्वर ऊंचा था, क्योंकि बोट के इंजन की तेज आवाज गूंज रही थी। उस जहाज के समुद्री तट का पता है मुझे। पता है वो किस रास्ते से जाएगा। उधर से ही उसे पकड़ना है। 8:35 का वक्त हो रहा था। डिसूजा को समंदर की सतह पर बोट रोके 5 मिनट ही हुए थे कि दूर जहाज की सर्च लाइट जैसे तीव्र रोशनी समंदर की छाती पर पड़ती दिखाई दे रही थी। पीछे जहाज के भीतर जलने वाली लाइटें स्पष्ट दिख रही थी। वो जहाज इसी तरफ बढ़ा आ रहा था। करीब 5-7 मिनट बाद ही वो सामने से मिलने वाला था। वही है, धर्मा बोला। हाँ, डिसूजा ऊंचे स्वर में बोला। वही है ये। लेकिन तुम लोग करना क्या चाहते हो? दिमाग को कम इस्तेमाल कर। जो हमने कहा है वो याद है? याद है। खतरे वाला काम है मेरे लिए। समंदर में पुलिस भी गश्त लगाती है, वो मुझे देख सकते हैं। तेरे को मुंह मांगे पैसे दिए हैं, तभी तो साथ हूं। बोट में तेल है, टनाटन है। तेल आसानी से खत्म नहीं होगा, डिसूजा ने कहा। मेरे ख्याल में वक्त हो चुका है धर्मा, एक्स्ट्रा ने कहा। मैं बात करता हूँ, राघव ने कहा और फोन निकालकर नंबर मिलाया। बात हो गई। तेज जहाज आ रहा है। मेरा नहीं कंपनी का है। तेरा जहाज आ रहा है। मेरा नहीं कंपनी का है। मैं रस्सा लटका चुका हूं, उधर से आवाज आई। मुझे जहाज की रफ्तार तेज लग रही है, राघव ने कहा। कब कम करनी है? हम 3 मिनट में जहाज के पास पहुंचेंगे। तू रफ्तार कैसे कम करेगा? इंजन रूम में तेरी पहुंच है? नहीं, लेकिन चालक दल के सदस्यों को 50,000 देकर पटा लिया था। वो 2 मिनट के लिए रफ्तार कम कर देंगे। तो कम करवा, हम पहुंच रहे हैं। जहाज पर ज्यादा गड़बड़ तो नहीं होगी? कहीं मैं फंस ना जाऊं, उधर से आवाज आई। क्या बच्चों जैसी बात करता है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर से कोई जहाज पे आया और चला गया।
फिर तेरे बारे में तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तूने कोई गड़बड़ की है। मस्त रह, राघव ने मीठे स्वर में कहा। ठीक है, फोन बंद कर, मैं इंजन रूम में अपने आदमी को फोन करके स्पीड कम करने को कहूँ। याद रख, रस्सा पश्चिम दिशा की तरफ लटकाना है, हम उधर ही हैं। पता है मुझे। राघव ने फोन बंद किया और बोला, डिसूजा, बोट जहाज की तरफ ले, स्पीड कम होने वाली है जहाज की। डिसूजा ने बोट स्टार्ट की। लाइट मत जलाना, एक्स्ट्रा कह उठा। डिसूजा ने बोट आगे बढ़ा दी। सबकी निगाहें जहाज पर ही टिकी थी जो इस तरफ आ रहा था। 2 मिनट बाद डिसूजा ने बोट की रफ्तार कम की और कह उठा, इससे आगे नहीं पहुंचेगा, जहाज के निकलने का रास्ता सामने ही है। जहाज अब करीब आ चुका था और काफी विशाल लग रहा था। एकाएक उसे लगा जैसे जहाज की रफ्तार कम हो रही है और पहाड़ जैसा जहाज उनके करीब आ पहुंचा था। डिसूजा, एक्स्ट्रा बोला, बोट को आगे ले, बोट आगे लेने में खतरा है, आगे ले। डिसूजा ने बोट को आगे बढ़ाया। जहाज अब करीब आ चुका था। वो 300 फीट की दूरी पर ही था। ये रास्ता भी बोट धीरे धीरे तय करने लगी। वो उधर, राघव बोला, वहां शायद रस्सा लटक रहा है। चल डिसूजा, उधर। जहाज चल रहा है। जरा सी भी बोट को लगा कि बोट गई, डिसूजा बड़बड़ा उठा। बोट पास पहुंची। इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। अब रस्सा उन्हें स्पष्ट नजर आने लगा था, जो कि समंदर की सतह तक को छू रहा था। सब कुछ सामने था। अब हरकत में आ जाने का वक्त था। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा था। राघव, चल। एक्स्ट्रा का स्वर एकाएक खतरनाक हो गया था। राघव ने फोन निकाला और डिसूजा को देते हुए बोला, इसे अपने पास रख, कोई फोन बजे तो सुनना मत। कहने के साथ ही राघव ने पानी में छलांग लगा दी। धर्मा और एक्स्ट्रा ने भी फोन डिसूजा को थमाए। अब तेरी बारी धर्मा। एक्स्ट्रा के शब्द पूरे हुए ही नहीं थे कि धर्मा फौरन पानी में कूद गया। एक्स्ट्रा ने देखा, राघव ने रस्सा थाम लिया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। धर्मा भी अब पास आ पहुंचा था। उसे देखते ही देखते धर्मा ने भी नीचे लटकते रस्से का सिरा थामा। तभी धर्मा चौंका। जहाज की रफ्तार एकाएक तेज होनी शुरू हो गई थी। डिसूजा, बोट को आगे बढ़ा, जल्दी, एक्स्ट्रा ने सख्त स्वर में कहा। डिसूजा ने ऐसा ही किया और बोला, खतरा है, तू मत जा, जहाज की बॉडी तेरे से टकरा सकती है, रस्सा पकड़ में नहीं आएगा। एक्स्ट्रा की नजरें रस्से पर लटकते राघव और धर्मा पर थी, जो हर पल ऊपर भी चढ़ते जा रहे थे। तेरे को पता है मुझे एक्स्ट्रा क्यों कहते हैं? क्यों? डिसूजा बोट को फुल स्पीड पर जहाज के समानांतर दौड़ाए जा रहा था। मैं एक्स्ट्रा ही हूं। मेरा बाप मुझे एक्स्ट्रा कहते कहते मर गया, लेकिन मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी बात तेरे को आकर बताऊंगा। तेरे को जो समझाया वो याद रखना, वरना तेरी खैर नहीं। इसके साथ ही एक्स्ट्रा समंदर में कूदा और गोली की रफ्तार से सीधे जाकर जहाज की तरफ बढ़ा। जहाज की जरा सी टक्कर उसके शरीर के पलक झपकते ही चिथड़े उड़ा सकती थी, परंतु एक्स्ट्रा की निगाह तो जहाज की साइड से लटकते मोटे रस्से पर थी, जो कि जहाज की बढ़ती रफ्तार की वजह से हवा में झूलना आरंभ हो गया था। तभी जहाज का वो हिस्सा लटक रहा था उसके सामने से निकला। एक्स्ट्रा तैयार था। वो किसी डॉल्फिन की भांति उछला और रस्से का हवा में लहराता किनारा थाम लिया। इसके साथ ही वो रस्से के साथ गोल गोल घूमता चला गया। जहाज की बॉडी से रस्से पर झूलता उसका शरीर टकराने लगा, तो दोनों टांगे जहाज की तरफ करके खुद को बचाया और ऊपर देखा। राघव रस्से पर नहीं था, यानी कि जहाज पर पहुंच चुका था। धर्मा आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। एक्स्ट्रा ने डिसूजा की बोट की तरफ देखा। वो कहीं भी नजर नहीं आई और अंधेरे का हिस्सा बनकर पीछे छूट चुकी थी। अगले ही पल एक्स्ट्रा बंदरों की सी फुर्ती से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया। अगला दृश्य। 9:05 हुए थे जब एक्स्ट्रा ने जहाज में कदम रखा। राघव कपड़े बदल चुका था और जहाज के स्टाफ की वर्दी में खड़ा धर्मा कपड़े पहन रहा था। पास ही में एक 35 बरस का व्यक्ति खड़ा था, जिसके शरीर पर जहाज के कर्मचारियों की वर्दी थी। वो एक्स्ट्रा से बोला, लो। उसने हाथ में पकड़े कपड़े उसकी तरफ बढ़ाए। जल्दी से पहन लो। एक्स्ट्रा ने कपड़े थामते हुए कहा, बहुत घबरा रहा है। किसी ने मुझे तुम लोगों के साथ देख लिया तो नौकरी गई और जेल भी होगी।
वो लड़का लड़की कहाँ पर है? इस वक्त डाइनिंग हॉल नंबर 2 में है, दूसरी मंजिल पर। कुछ देर पहले ही उन्हें वहां देखा गया था। अगर वो वहां नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने बेचैनी से कहा। तेरे को एक फालतू का फोन रखने को कहा था, राघव बोला। उसने तुरंत फोन निकालकर राघव की तरफ बढ़ाया। गुड। राघव ने उससे फोन लेकर जेब में डाला। ये फोन तेरे से बात करने के लिए है, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। एक्स्ट्रा कपड़े बदल रहा था। छोड़ दिया। यहां से निकलते समय तेरी जरूरत पड़ी तो तेरे को फोन किया जाएगा। तुम लोगों ने जहाज पर पहुंचने को कहा था, वो मैंने पहुंचा दिया। तो हम निकलेंगे कि नहीं? अगर पकड़े गए तो तेरा नाम ले देंगे। ऐसा मत करना, वो हड़बड़ा कर कह उठा। तुमने कहा था कि पकड़े जाने पर मेरा नाम नहीं लोगे। ठीक है, धर्मा बोला। ये मजाक कर रहा है। इस रस्सी को इसी तरह लटकते रहने देना। मैं तो लटकते रहने दूंगा, किसी और ने देखा और रस्सा ऊपर खींच लिया तो? ठीक है, तू जा। एक्स्ट्रा कमीज का बटन बंद करता बोला। अपने रास्ते लग। हमारा वो पैकेट दे दे जो तेरे को शाम को दिया था। वो उसी पल वहां से एक तरफ गया और फौरन लौट आया। हाथ में एक पैकेट था। ये लो। इसमें है क्या? देते हुए बोला। हमारे खाने पीने का सामान है, धर्मा पैकेट लेते ही बोला। अब तो खिसक ले। और वो सच में खिसक गया। धर्मा ने पैकेट खोला। भीतर 3 रिवॉल्वर और फालतू मैगजीन थी। तीनों ने एक एक रिवॉल्वर और मैगजीन जेब में रख ली। जहाज पर गोली ना चलाई जाए तो बेहतर होगा, धर्मा बोला। हर जहाज पर अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है और तगड़ा होता है। हमें किसी की निगाहों में नहीं आना है। अपना काम करके जैसे खामोशी से आए हैं, वैसे ही निकल चलना है। हमें उस लड़की को वापस ले जाना है और साथ में उस दौलत का, वो जो घर से ले भागी है, उस दौलत को वो जो घर से ले भागी है, राघव ने कहा। मैं उसके हरामी आशिक को सबक सिखाऊंगा। वो 8 बार जेल जा चुका है। हत्या, बलात्कार और जबरन वसूली के उस पर 35 मुकदमे चल रहे हैं। इस वक्त जमानत पर है और लड़की को भगाकर देश से खिसक रहा है। उसके बारे में खबर कर दें तो वो यूं ही पकड़ा जाएगा, धर्मा ने कहा। तो हमारा काम क्या बचा? तब तो सब कुछ पुलिस ही कर लेगी। लड़की के बाप से हमने मोटी रकम का सौदा किया है, लड़की को उस तक वापस पहुंचाने के लिए। इसलिए उस तक लड़की को तो हम पहुंचाएंगे ही और दौलत के हकदार बनेंगे। राघव उससे ये नहीं पूछा कि दोनों किस केबिन में बैठे हुए हैं, किस केबिन में ठहरे हुए हैं, धर्मा बोला। अभी लो। राघव ने जेब से फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बात हो गई। हेलो। वो दोनों किस केबिन में ठहरे हैं? राघव ने पूछा। पहली मंजिल के 7 नंबर केबिन में। राघव ने फोन बंद करके जेब में रखा और कहा, पहली मंजिल 7 नंबर केबिन। और इस वक्त दोनों दूसरी मंजिल पर डाइनिंग हॉल में हैं। चलो। वो उस तरफ बढ़ गए जिधर नीचे जाने की सीढ़ियां थी। पहले मैं किसी केबिन में जाकर दूसरे कपड़े हासिल करूं, उन्हें पहनकर ही वहां पहुंचूंगा। तुम चलो, मैं आता हूं, एक्स्ट्रा ने कहा। अगला दृश्य। 3 मंजिला जहाज था। राघव और धर्मा जहाज के स्टाफ की वर्दी पहने उस तरफ बनी सीढ़ियां उतरने लगे। एक्स्ट्रा भी उनके पीछे था, परंतु तीसरी मंजिल आते ही सीढ़ियां छोड़कर गैलरी में आगे बढ़ गया, जबकि वो दोनों दूसरी मंजिल की गैलरी में आगे बढ़ने लगे। वहां लोग आ जा रहे थे, परंतु सब अपने काम में मस्त थे। चलते चलते राघव ने जेब से युवती की तस्वीर निकाली। वो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसकी उम्र 22-23 बरस के करीब रही होगी। पहचान ले, राघव ने कहा। धर्मा ने तस्वीर पर निगाह मारी। ठीक है, धर्मा बोला। राघव ने तस्वीर जेब में रख ली। गैलरी अभी सीधी जा रही थी। बीच में मोड़ आया तो वो ठिठके। 2 पल सोचने में लगाए कि इधर जाएं या उधर। तभी सामने से एक जोड़ा आता दिखा। गुड इवनिंग सर, उनके पास पहुंचने पर राघव ने मुस्कुराकर कहा। गुड इवनिंग, दोनों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपने डिनर ले लिया? अभी जल्दी क्या है, उस व्यक्ति ने हंसकर कहा। 12 बजे तक डिनर मिलता है, नियम के मुताबिक। डाइनिंग हॉल किस तरफ है? कमाल है। औरत ने दोनों के कपड़ों पर नजर मारी। आप तो शिप के स्टाफ हैं और आपको पता नहीं कि डाइनिंग हॉल किधर है? हम नए भर्ती हुए हैं, धर्मा बोला। ओह, गैलरी में सीधे आगे चले जाइए।
आगे भी ऐसा मोड़ आएगा, उसी मोड़ पर डाइनिंग हॉल है। आदमी बोला, मैं इससे कह रहा था कि आगे है डाइनिंग हॉल, लेकिन ये माना नहीं, धर्मा ने कहा और राघव के साथ आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में दोनों डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर खड़े थे। तभी दरवाजा खुला और एक युवक बाहर निकला। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, राघव और धर्मा भीतर प्रवेश कर गए। 500 गज में फैला विशाल शानदार डाइनिंग हॉल था, जिसकी सजावट देखते ही बनती थी। एक तरफ बार भी था, जो डिनर के साथ ड्रिंक का मजा लेना चाहते हो वो ले सके। पूरे हॉल में टेबल कुर्सियां सजावट से लगा रखी थी। कोई 8 टेबल कोई टेबल 8 चेयर वाली थी, कोई 6 और कोई 4 वाली। छत पर फानूस लगा था, एक इधर और एक कुछ हटकर। इस समय आधे से ज्यादा टेबलें भरी हुई थी। मौजूदा लोगों का शोर भिनभिनाहट जैसा लग रहा था। तू देख वो किधर है, धर्मा ने कहा और उस तरफ बढ़ गया जिधर बार था। राघव वहां बैठे लोगों पर नजरें दौड़ाता आगे बढ़ा। धर्मा बार काउंटर पर पहुंचा। वहां 4 लोग मौजूद थे। एक 60 बरस का व्यक्ति, जो कि रैक में लगी बोतलों पर निगाह दौड़ा रहा था रैक में लगी बोतलों पर निगाह दौड़ा रहा था। बाकी के 3 युवक कस्टमर के लिए ड्रिंक तैयार करने में लगे थे। धर्मा के वहां पहुंचने तक पहले से ही 2 लोग खड़े थे वहां। गुड इवनिंग सर, युवक धर्मा को देखते ही बोला। ठीक है यार, एक बढ़िया सा पैक बना दे, थोड़ा मोटा बनाना, पूरा भीग गया। भीग गए? वो कैसे? समंदर में तैरा था। अच्छा, कब? धर्मा मुस्कुराकर उसे देखा, फिर बोला, सप्ताह पहले। ओ, तो तब की सर्दी को 1 सप्ताह बाद मिटा रहे हो? युवक मुस्कुरा पड़ा। वो बात नहीं है, जब भी भीगने की बात आती है सर्दी महसूस होने लगती है। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, युवक ने कहा और धर्मा के लिए पैक बनाने लगा। धर्मा की निगाह पूरे हॉल में दौड़ रही थी। उसे राघव दिखा, जो कुर्सियों पर बैठे लोगों के बीच टहल रहा था। सर, आपका गिलास। धर्मा ने गिलास उठाया और घूंट भरने लगा। नजरें हॉल पर थी। तभी म्यूजिक का धमाका हुआ और सामने का स्टेज रोशन हुआ। धर्मा ने वहां नजर मारी। स्टेज पर 4 म्यूजिशियन दिखे, देखते ही देखते जिन्होंने मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। तभी पीछे से स्टेज पर एक युवती प्रकट हुई और धुन की लहर पर डांस करने लगी। समा और भी रंगीन होने लगा। डाइनिंग हॉल के एक तरफ बड़ा सा दरवाजा था, जो कि खुला था। उस दरवाजे से निकलते ही 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी बालकनी थी, जहां से समंदर का स्पष्ट नजारा दिखता था। अंधेरे में डूबा समंदर किसी काली चादर की तरह लग रहा था। कभी कभी समंदर में आसमान से निकला चांद चमक उठता था। जहाज की रोशनियां पास के ही पानी में पड़ रही थी। तेजी से पानी का जहाज भागा जा रहा था। इस 30 फीट लंबी गैलरी में 5-6 लोग मौजूद थे। एक तरफ एकांत में एक युवती और एक व्यक्ति कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। अंधेरे की वजह से उनके चेहरे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे। आदमी हाथ में पकड़े गिलास को युवती की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो, खत्म करो। नहीं, पहले ही बहुत हो गई है, मेरा सिर चकरा रहा है, युवती कह उठी। और रोमा, मुझ पर भरोसा रखो, इतनी सी और पी लेने से कुछ नहीं होगा, अभी पूरी रात बितानी है। नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम लगते क्या हो मेरे, जो तुम पर भरोसा करूं? मैं तुम्हें प्यार करता हूं, दिलो जान से चाहता हूं। बकवास मत करो। तुम ब्लैकमेलर हो और मुझे ब्लैकमेल करके साथ चलने को मजबूर किया। युवती का नशे से भरा स्वर तीखा हो गया। तुमने पहले मुझसे दोस्ती की, मुझे फंसाया, फिर हम मेरे साथ हम बिस्तर हो गए और फिल्म बनाई। तब मैं नहीं जानती थी कि बिस्तर पर होने वाली हर हरकत को वहां लगा कैमरा अपने में कैद कर रहा है। पुरानी बातें तुम भूल क्यों नहीं जाती रोमा? उस आदमी ने प्यार से कहा। पुरानी? कितनी पुरानी है ये? रोमा ने गहरी सांस लेकर कहा। महीना भर पहले की तो बात है जब ये सब हुआ। उसके बाद तुमने बिस्तर पर हुई हरकतों की सीडी बनाकर मुझे दी और कहा कि ऐसी ही सीडी मेरे पापा को दोगे अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो। मेरे पापा शहर के इज्जतदार लोगों में गिने जाते हैं, उनका नाम है, और मैं पापा से प्यार करती हूँ। मेरी इस कमजोरी को तुम जानते थे,
और इसी का फायदा उठाया तुमने। मुझे मजबूर कर दिया तुमने कि मैं तुम्हारे साथ भाग चलूं। तब तुम्हारी ये भी शर्त थी कि घर से आते समय पापा की करोड़ों की दौलत साथ लेती आऊं। मैं पापा को सीडी की वजह से बदनाम होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। घर से करोड़ों की दौलत देकर भाग गई। ज्यादा से ज्यादा पापा यही सोचेंगे कि मैं बेकार लड़की थी जो इस तरह घर से भाग गई। इस तरह उनकी खास बदनामी भी नहीं होगी, लेकिन सारी उम्र उनका दिल दुखता रहेगा कि उनकी बेटी ने गलत किया, और इधर मेरा दिल रोता रहेगा। ऐसी बातें करके मुझे क्यों तरपाती हो? मैं तुमसे रंगून पहुंचते ही शादी कर लूंगा। शादी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तभी तो ये सब किया। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरे दिल में झांक कर तो देखो। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकता, परंतु मैं जानता था कि दूसरों की तरह मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगा, तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। एक रात के लिए तो तुम मेरे साथ सो गई, परंतु जिंदगी नहीं बिताती मेरे साथ। शादी को तो कभी तैयार नहीं होती। इसी तरह तुम्हारे पापा भी मुझे अपना दामाद न बनाते। ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है, वरना मैं बंदा बुरा नहीं हूं। लो, पी लो। कुछ दिन और बीतने दो, रंगून पहुंचकर तुम सब भूल जाओगी। लो, पी लो। रोमा ने गिलास थामा और एक ही सांस में खाली कर दिया। गुड गर्ल। उसे गिलास थमाता वो कह उठा, नशा बहुत कुछ ठीक कर देता है। मुझे तुमसे शादी करनी होगी? रोमा की आवाज में नशा था। हाँ, हम शादी करके रंगून में घर बसाएंगे। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा कितना अच्छा पति बनता हूँ। रोमा ने गहरी सांस ली और समंदर की तरफ मुंह कर लिया। वो उठते हुए बोला, मैं अपने लिए गिलास बनवा कर लाता हूँ। कहकर वो खुले दरवाजे के भीतर चला गया। रोमा रेलिंग से ठोडी लगाए काले समंदर को देखने लगी। तेज रफ्तार से जहाज आगे बढ़ने के कारण उसके बाल उड़ रहे थे, जिन्हें संभालने का उसका जरा सा भी मन नहीं कर रहा था। वो जल्दी ही गिलास थामे वापस आ गया। संजीव, कहो डार्लिंग, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? बहुत। तुम सोच भी नहीं सकती। इम्तिहान दोगे? वो समंदर को देखती कह उठी। क्यों नहीं, मेरी खातिर समंदर में कूद जाओ। क्या? वो अचकचाया। ये क्या कह रही हो? तुमने मुझे बहुत तंग कर लिया, अब मैं और तंग नहीं होना चाहती। मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। उसका नशे से भरा स्वर भर्रा उठा। मैं जानता हूं तुम्हें पापा से अलग होने का दुख हो रहा होगा, संजीव ने कहा। एक दिन हर लड़की को इस दौर से निकलना पड़ता है, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूँ। रंगून पहुंचकर तुम अपने पापा से बात कर लेना। साल 2 साल की बात है। एक दो बच्चे हो जाने के बाद हम वापस इंडिया आएंगे। तब तुम अपने पापा से मिल सकोगी। लो, ये पैक भी चढ़ा लो। नशा सिर पर सवार होगा तो सोचें दब जाएंगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम कुत्ते हो। क्या बकवास कर रही हो? संजीव गुर्रा उठा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी को तुमने मुसीबत बना दिया। ये रोना धोना बंद करो। संजीव धीमे स्वर में गुर्राया। जो मैं कहूं तुझे मानना होगा, वरना मैं वो सीढ़ी जहाज पर मौजूद लोगों में बांट दूंगा, और तुम यहां भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। समझी कि नहीं? सच में तुम बहुत बड़े कुत्ते हो। संजीव ने हाथ में थमा एक गिलास एक ही साथ खाली कर दिया। फिर कड़वे स्वर में कह उठा, अगर मैं कुत्ता हूं तो ध्यान रखना, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। अपना मुंह बंद रख और मेरे इशारे पर चल। तेरे बाप के पास इतनी ज्यादा दौलत है, और तू उस दौलत की अकेली वारिस। जब तू मेरे 2-4 बच्चे पैदा कर देगी तो तेरा बाप अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर देगा। तब मैं भी तेरे बाप की तरह नामी बंदा बन जाऊंगा। रोमा सुबह उठी। चल, डिनर ले ले, उसके बाद कैबिन में चलते हैं। आज मजे से रात बिताएंगे। अगला दृश्य। धर्मा ने गिलास खाली करके बार काउंटर पर रखा। वहां से जाने लगा तो उसे एकटक देखता 60 बरस का वो व्यक्ति फौरन आगे आया और बोला, पेमेंट सर। धर्मा ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कह उठा, स्टाफ। यहाँ स्टाफ नहीं चलता, ये कस्टमर के लिए बार है। स्टाफ की बार अलग से है। अजीब आदमी हो, कब से भर्ती हुए हो यहाँ? धर्मा ने टेढ़े स्वर में कहा। जनाब, इस जहाज में पहली बार सफर शुरू किया था।
तब से मैं ही बारमैन हूं। अब बूढ़ा हो गया हूं, जहाज के सारे स्टाफ को जानता हूं, परंतु आपको पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। ये खबर मुझे अभी भी मिली है, उसने व्यंग से कहा। चेक करवाऊंगा आंखों को। धर्मा ने उसे देखा। कब से जहाज पर काम कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। नया भर्ती हुआ हूं। नाम बताएंगे? धर्मा। कौन से सेक्शन में हो? सेक्शन से क्या होता है? धर्मा मुंह बनाकर बोला। मेरा काम जहाज पर घूमते रहने का है। क्यों? यूं ही। ये ड्यूटी तो मेरे लिए नई है, पहले ये पोस्ट नहीं होती थी जहाज पर। उसने व्यंग से कहा। तुम। तभी राघव वहां पहुंचा। बूढ़े ने राघव को देखा, आंखें सिकोड़कर बोला। ये भी नया ही भर्ती हुआ होगा और इसकी ड्यूटी भी तुम्हारी तरह जहाज पर यूं ही घूमने के लिए होगी। ठीक समझे। क्या हुआ? राघव ने पूछा। ये पागल सा है, एक पैक क्या पी लिया पीछे पड़ गया। पैसे मांगता है और हमारी वर्दी पर शक कर रहा है। ओह, तुमने इसे बताया नहीं? राघव ने फौरन कहा। धर्मा ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। तुम्हें बता देना चाहिए कि हम कौन हैं, राघव ने कहा। फिर बूढ़े से बोला। तुम जरा बाहर आओ। बाहर क्यों? हमारे बारे में जानना चाहते हो ना, इसलिए बाहर आने की क्या जरूरत है। तुम यहीं। यहाँ कोई भी वो बात नहीं सुन सकता जो हमने किसी को नहीं बताई। यहाँ कोई भी वो बात सुन सकता है जो हमने किसी को नहीं बताई। ये सरकारी राज है। सरकारी राज? जल्दी करो, हमें और भी काम है। बूढ़े ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया और बार के पीछे एक छोटा दरवाजा खोलकर बाहर निकला और पास आ गया। उसके चेहरे पर उलझन के भाव नजर आ रहे थे। क्या है सरकारी राज? राघव बूढ़े को कोने में ले गया। ये एक ऐसी ओट थी कि यहां से हॉल में बैठे लोग नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़ा बार बार राघव को देख रहा था। तभी राघव ने अपना दायां हाथ उठाया और खास अंदाज में बूढ़े के सिर पर रखा और अंगूठे से कनपटी दबाने लगा। बूढ़ा छटपटाया और अगले ही पल उसके घुटने मुड़ते चले गए। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। राघव पलटा और तेज तेज कदम उठाता धर्मा के पास पहुंचा। वो युवक और युवती हॉल में नहीं है? धर्मा ने राघव को देखते ही पूछा। उसकी निगाह भी वहां फिर रही थी। नहीं, मैंने सब चेहरों को अच्छी तरह देख लिया है, राघव बोला। मेरे ख्याल में अपने केबिन में होंगे। वो साला कह रहा था कि डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। बैठे होंगे, परंतु बाद में यहां से चले गए होंगे। आओ उनके केबिन में। वो देख, धर्मा बोला। वो लड़की तो फोटो वाली ही लग रही है। राघव ने उधर देखा। वही है, राघव के होठों से निकला। उधर डाइनिंग हॉल की बालकनी है। वो दोनों उधर से आए हैं। धर्मा की निगाह उन पर टिकी हुई थी। रोमा और संजीव डाइनिंग हॉल में पहुंचे थे। संजीव 40 बरस का, सांवले रंग का, परंतु आकर्षक व्यक्ति था। जोड़ी तो देख, धर्मा ने कहा। वो खिलती कली है और ये हरामी सूरजमुखी का लुढ़कता फूल। लड़की नशे में है, राघव बोला। थोड़ी गुस्से में भी लग रही है। उसके चेहरे के भाव खड़े हुए हैं। लगती तो समझदार है। फिर इसने बूढ़े सूरजमुखी की टांग क्यों पकड़ ली, जबकि दौलतमंद बाप की इकलौती औलाद है। वो साला कह रहा था कि डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। सॉरी। धर्मा ने मुंह बनाया। तूने लड़की का चेहरा देखकर समझ लिया कि वो समझदार है, राघव शांत स्वर में बोला। धर्मा ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। स्टेज पर तेज म्यूजिक बज रहा था और दो लड़कियां धुन पर नाचने में मस्त थी। एक्स्ट्रा नहीं आया? धर्मा बोला। वो आ रहा है, राघव ने एक तरफ देखते हुए कहा। धर्मा ने उधर देखा। एक्स्ट्रा इधर ही आ रहा था। उसने काला कोट, काली पैंट और सफेद कमीज पर काली टाई लगा रखी थी। सूट उसे पूरी तरह फिट नजर आ रहा था। वो पास पहुंचा। हेलो दोस्तों, मैं देर से तो नहीं पहुंचा? एक्स्ट्रा मुस्कुरा कर बोला। ठीक है। वो मिले? उधर है। वो देख, लड़की ने जीन्स की पैंट और स्कीवी पहन रखी है। साथ में उसके सूरजमुखी का लटकता फूल भी है। वो उस टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। बैठने का इरादा लगता है उनका। लो, बैठ गए। रोमा और संजीव कुर्सियों पर जा बैठे थे।
तुमने अभी तक पकड़ा नहीं उन्हें? एक्स्ट्रा ने पूछा। अभी तो दिखे हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, एक्स्ट्रा ने राघव से कहा। लड़की की फोटो दे दो। राघव ने तस्वीर दी, जिसे जेब में डालता एक्स्ट्रा आगे बढ़ता चला गया। 20 मिनट में हमें जहाज से बाहर होना है, राघव ने कहा। लड़की के साथ? हाँ, वो। तुम दोनों अभी तक यहीं हो? राघव और धर्मा पलटे और सकपका उठे। 2 कदमों की दूरी पर वो बूढ़ा खड़ा था, उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तूने इसे लंबा बेहोश नहीं किया था? धर्मा ने राघव को देखा। शायद दबाव कम रह गया हो, उसकी उम्र को देखते मैंने दबाव कम डाला था, राघव ने शांत स्वर में कहा। तुम दोनों जहाज के स्टाफ के तो नहीं हो सकते, बूढ़ा गुस्से में ऊंचे स्वर में बोला। तुमने मुझे बेहोश किया, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। तुम लोग चोर हो और जहाज में घुसाए हो। उसकी ऊंची आवाज के कारण कईयों की निगाह इस तरफ उठी। मामला लंबा होने जा रहा है, धर्मा ने कहा। राघव फौरन बूढ़े के पास पहुंचा। तुम होश में आ गए? हाँ, तुमने तो मेरा काम कर, लेकिन तुम्हें अभी होश में नहीं आना चाहिए था। 1 घंटा तुम्हारे लिए आराम करना जरूरी है। जहाज में आरडीएक्स है, वो फट गया तो तुम अपनी मौत देखकर पहले ही मर जाओगे। इसलिए तुम्हें बेहोश होना था कि तुम बेहोशी में ही। क्या? उसकी आंखें फैल गई। आरडीएक्स? जहाज में? हाँ, यही वो सरकारी राज था जो तुम्हें बताने जा रहा था, परंतु तुम। सरकारी राज? आरडीएक्स? तुम हमें नहीं जानते, हम सीबीआई हैं। सीबीआई? इधर आओ, मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। राघव उसकी बाह पकड़कर कोने की तरफ बढ़ा। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? साथ साथ घिसटता बुढ़ा कह उठा। आरडीएक्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो सरकारी राज। वो भी बताऊंगा। तुम सीबीआई हो? नहीं, तो तुम। आरडीएक्स हैं हम। आरडीएक्स? तुम लोग? ये क्या कह रहे हो? तुम कोई फ्रॉड हो। और राघव बूढ़े को लेकर फिर उसी कोने में पहुंच गया। इस जगह को जानते हो? ये। बूढ़ा घबरा कर कह उठा। इस जगह पर तुमने मुझे बेहोश किया, लेकिन तुम्हें होश आ गया। अब की बार तुम्हें घंटा भर से पहले होश नहीं आएगा। कहने के साथ ही राघव ने उसके माथे के किनारे पर नपा तोला घूंसा मारा, तो बूढ़ा कराह के साथ नीचे गिरता चला गया। राघव पलटा कि उसी पल ठिठक गया। वर्दी में वहां एक आदमी खड़ा उसे देख रहा था। हेलो। फौरन राघव मुस्कुराया। वहीं खड़े रहो, वो व्यक्ति सख्त स्वर में बोला। तुम जहाज के स्टाफ नहीं लगते, जबकि वर्दी स्टाफ की पहन रखी है। क्या बात करते हो? राघव हंसकर बोला। तुमने इसे बेहोश किया? बार काउंटर के पीछे खड़ा ये शराब के नशे में धुत हो चुका था और स्टेज पर पहुंचकर डांस करने की जिद कर रहा था। यहाँ मौजूद यात्री इसकी हरकत को अच्छा न समझते। जब इसे होश आएगा तो नशा उतर चुका होगा इसका। वो व्यक्ति कठोर अंदाज में मुस्कुराया। मुझे जानते हो? क्यों? तुम्हें जानना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि मैं जहाज का चीफ ऑफ सिक्योरिटी मंगल सिंह हूँ और जहाज के हर हर कर्मचारी को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम स्टाफ के हो ही नहीं। मुझे हैरानी है कि तुम वर्दी कैसे पहन कर यहाँ घूम रहे हो और बारमैन को बेहोश कर दिया। राघव ने गहरी निगाहों से उसे देखा। वो दृढ़ इरादे वाला सख्त जान व्यक्ति लगता था। मंगल सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर राघव की तरफ तान दी। कोई शरारत मत करना। चलो, बाईं तरफ वाला दरवाजा खोलो। क्यों? मैं तो शरीफ। मेरी आंखों के सामने तुमने बारमैन को बेहोश न किया होता तो मैं यही समझता कि तुम कोई यात्री हो और मजाक में वर्दी पहनकर जहाज में घूम रहे हो। तब पहले पहल मैं यही सोचता और इस बात की तफ्तीश करता कि तुम्हारा केबिन कौन सा है, तुम्हारे साथ कौन कौन लोग ठहरे हैं और तुम्हारा पासपोर्ट। पासपोर्ट में अभी दिखा सकता, कहते हुए राघव ने जल्दी से जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार। मंगल सिंह गुर्रा उठा। गोली मार दूंगा। राघव का हाथ रुक गया। अपने हाथ जेब से दूर रखो। यार तुम तो इस बार इस बात यार तुम तो इस बार त, यार तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं चोर हूं। राघव गहरी सांस लेकर बोला। तुम चोर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो। क्या निकालने वाले थे जेब से? रिवॉल्वर? मंगल सिंह कठोर स्वर में बोला। राघव मुस्कुराया। तुम कोई बड़े हरामी लगते हो। बाईं तरफ का दरवाजा खोलो। मंगल सिंह ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाया। बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यों?
मैं जहाज के कप्तान का साला हूं। तुमने मेरे सामने बारमैन को बेहोश किया। वैसे तुम्हें जहाज के कप्तान का नाम तो पता ही होगा। मैं जीजे का नाम नहीं लेता। चिंता मत कर, तेरे जीजे को ही तेरे पास बुला लूंगा। खोल दरवाजा। राघव ने दरवाजा खोला। अंदर चल। राघव आगे बढ़ा। ये गैलरी थी, परंतु छोटी थी। सामने ही गैलरी का सिरा नजर आ रहा था। तभी रिवॉल्वर की नाल राघव की पीठ पर आ लगी। आगे चल और दाईं तरफ वाला एक दरवाजा छोड़कर दूसरा दरवाजा खोलकर उसमें चल। राघव आगे बढ़ा। मंगल सिंह उसकी पीठ से रिवॉल्वर लगाए उसके पीछे था। उसी पल राघव धड़ाक से छाती के बल नीचे जा गिरा और उसका शरीर वहीं थम गया। तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी, खड़े हो जाओ। परंतु राघव के शरीर में कोई हरकत ना हुई। मैं गोली चलाने जा रहा हूं, मंगल सिंह ने कठोर स्वर में कहा। मंगल सिंह कुछ पल वहीं खड़े उसे नीचे पड़े देखता रहा। दांत भिज गए से उसके। मैं जानता हूं कि तुम तमाशा कर रहे हो। सीधी तरह खड़े हो जाओ। कोई फायदा नहीं हुआ। राघव का शरीर सीने के बल वैसे ही पड़ा रहा। तभी वही वाला दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। गैलरी के हालात देखते ही चौंका वो। सर। वो फौरन एक तरफ लपका। आपने इसे गोली क्यों मार दी? तुमने गोली की आवाज सुनी? नो सर। तो फिर कैसे कह दिया कि मैंने गोली मार दी? आपके हाथ में रिवॉल्वर है और ये नीचे पड़ा है। शट अप। ये कोई हरामी बंदा है जो जहाज के स्टाफ की वर्दी में जहाज पर घूम रहा है। मेरे सामने उसने रंजीत शर्मा को बेहोश किया और जब मैं इसे पकड़कर ला रहा था तो ये नीचे गिर गया। मंगल सिंह ने कठोर स्वर में कहा। हार्ट अटैक आ गया होगा। बकवास मत करो और इसे सावधानी से सीधा करो। चेक करो। जी। वो व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा। उसने नीचे पड़े राघव को सीधा किया। चेक किया। हाथ, पैर, सीना, सब चेक किया। सर, धड़कन ही गायब है, सांसें भी। क्या कह रहे हो? मंगल सिंह के होठों से निकला। सच कह रहा हूं सर, ये तो मरा पड़ा है। मंगल सिंह एकाएक परेशान हो गया। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और आगे बढ़कर राघव को चेक किया। तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मर गया। मंगल सिंह बोला। ये कौन था सर? जहाज के स्टाफ का तो नहीं लगता। मालूम नहीं कौन था। इसे स्ट्रेचर पर डालो और डॉक्टर के पास ले चलो। मैं अभी स्ट्रेचर लेकर आता हूँ। कहने के साथ ही वह दूसरी दिशा में चला गया। मंगल सिंह कुछ पलों तक राघव को देखता रहा। फिर आगे बढ़ा और दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया जहां से व्यक्ति बाहर निकला था। उस छोटे से केबिन में एक तरफ सिंगल बेड पड़ा था और बैठने के लिए 3 कुर्सियां थी। उसने टेबल पर मौजूद पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई और पुनः बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके कदम जड़ हो गए थे। राघव वहां नहीं था। कहाँ गया? मंगल सिंह ने परेशानी से गैलरी की दोनों तरफ देखा, परंतु वहां तो राघव की हवा भी नहीं थी। तो वो हरामी मरने का नाटक कर रहा था, भाग गया। मंगल सिंह दांत भींचे कह उठा। लेकिन जहाज में जाएगा कहाँ? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। साला मुझे बेवकूफ बना गया। अगला दृश्य। रोमा उखड़ी पड़ी थी। नशे में उसका चेहरा तमतमा रहा था। अब नाराजगी छोड़ दो, संजीव बोला। हमें अब पति पत्नी बनकर रहना है। तुमने मुझे बुरी तरह से कैद कर लिया है। रोमा की आंखों में आंसू चमक थे। ये क्या कह रही हो? संजीव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यार करना गुनाह है क्या? तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम फिर सड़ी हुई बातें करने लगी। संजीव ने नाराजगी से कहा। तुम्हें मेरे साथ प्यार से पेश आना चाहिए। मैं तुम्हें रंगून ले जा रहा हूँ। वहां मेरे दोस्त ने हमारे लिए अपना घर तैयार किया हुआ है। वहां तुम्हें मेरे पापा की दौलत चाहिए ना? क्यों नहीं? मैं पापा से कह देती हूँ, वो तुम्हें सारी दौलत। बच्चों वाली बातें मत करो। अब तुम बड़ी हो गई हो। मुझे दौलत के साथ तुम भी चाहिए। तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर तुम्हारा बाप मुझे क्यों अपनी दौलत देगा? वो तो फंसा देगा मेरे को। रोमा ने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। अब हम दोनों का साथ अटूट है। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह सत्य तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छा लगने लगूंगा। कुत्ता भी रखो तो उससे प्यार हो जाता है। मैं तो इंसान हूँ। संजीव ने बेहद प्यार से कहा। धीरे धीरे तुम मुझे प्यार करने लगोगी। मेरे जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पैग लाऊं? एक और पी लो।
नहीं, ले लो, हम दोनों ने अभी एक रात साथ बितानी है, पी लोगी तो। तभी एक्स्ट्रा वहां पहुंचा। नमस्कार, गुड इवनिंग। वक्त रात के 11:30 हुए हैं। दोनों ने उसे देखा। क्या चाहिए? संजीव ने उखड़े स्वर में पूछा। बड़ी परेशानी में हूँ। एक्स्ट्रा कुर्सी खींचकर बैठता हुआ कह उठा। मुझे एक्स्ट्रा कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा अजीब नाम है, मैं जानता हूँ, लेकिन सब मेरे बाप की गलती से हुआ। वही मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कहकर बुलाया करता था जब मैं छोटा था तो। तब तो कुछ समझ नहीं आया कि एक्स्ट्रा क्या भला है, लेकिन जब बड़ा हो गया तो समझ में आया कि एक्स्ट्रा क्यों कहता था बापू। क्यों कहता था? 3 बच्चे उसके पहले थे, और बच्चा तो चाहिए नहीं था। फौजी था मेरा बाप। छुट्टियों में घर आया, और जब ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था तो मेरी माँ को, मतलब कि अपनी बीवी से विदाई प्यार किया रात भर। वो तो चला गया, लेकिन मैं माँ के पेट में आ गया। 10 महीने बाद जब मेरा बाप फिर छुट्टी आया तो माँ की गोद में मुझे देखकर बिगड़ गया कि 3 बच्चे पहले ही थे, चौथे की क्या जरूरत थी। उसके बाद बाप ने मुझे बेटे का दर्जा कम और एक्स्ट्रा का दर्जा ज्यादा दे दिया। सारी उम्र मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही कहता रहा, कोई नाम न रखा मेरा। यहाँ से उठो, हमें किसी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, संजीव ने उखड़े स्वर में कहा। एक समस्या है। तो मुझे क्या? मेरे दोस्त की बहन है ये, कहते हुए एक्स्ट्रा ने जेब से राघव की दी रोमा की तस्वीर निकाली। पक्की खबर है कि ये इसी जहाज पर है। क्या आपने इसे देखा है? तस्वीर पर निगाह पड़ते ही संजीव चिहुका। क्या हुआ? हाँ हाँ कहो। एक्स्ट्रा ने शांत भाव से तस्वीर रोमा को दिखाई। आपने इसे कहीं देखा है? रोमा भी चिहुक उठी, क्योंकि तस्वीर उसी की थी। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? रोमा के होंठों से निकला। संजीव कह उठा, यहाँ से चले जाओ, ये मेरी बीवी है। क्यों रोमा? तस्वीर वाली लड़की का नाम भी रोमा ही है, एक्स्ट्रा ने कहा। मुस्कुराया, रोमा को देखा। जाते हो या नहीं? संजीव दांत भिजे गुर्रा उठा। एक्स्ट्रा ने मुस्कुराकर संजीव को देखा और बोला, नहीं। संजीव दांत पीसकर उसे देखने लगा। एक्स्ट्रा ने तस्वीर जेब में वापस डाली। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? संजीव खा जाने वाले स्वर में कह उठा। एक्स्ट्रा कहते हैं मुझे, एक्स्ट्रा ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा जानता हूँ। तुम पर हत्या, जबरन वसूली, बलात्कार के 15-20 से ज्यादा केस चल रहे हैं। इस वक्त तुम जमानत पर छूटे हुए हो और देश से फरार हो रहे हो। तुमने 2 शादियां भी कर रखी हैं। एक बीवी मुंबई में, दूसरी भोपाल में रहती है। क्या? रोमा हड़बड़ा कर उठी। ये शादीशुदा है? एक नहीं, दो दो शादियां कर रखी हैं इसने, एक्स्ट्रा ने मुस्कुरा कर कहा। तुम क्या समझी कि क्या मेरे क्यों क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो? संजीव ने दांत किटकिटाए। उसकी बात पर ध्यान न देकर एक्स्ट्रा ने रोमा से कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुमने इस जड़ से उखड़ते पेड़ में क्या देखा, किसकी डाल पर बैठ गई। मैं इसे नहीं चाहती, तभी इसका साथ देकर भाग रही हो। वो इसने मुझे मजबूर किया, मुझे ब्लैकमेल करके ले जा रहा है। तभी संजीव ने ढके छिपे अंदाज में रिवॉल्वर निकाली और एक्स्ट्रा को दिखाई। मैं तुम्हें मार दूंगा। पक्का? चलाऊं गोली? संजीव का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। नहीं, मुझे मत मारना, एक्स्ट्रा ने गंभीरता से कहा। कौन हो तुम? एक्स्ट्रा, कितनी बार बताऊं? ये तस्वीर लिए किधर घूम रहे हो? इसके बाप ने भेजा है कि लड़की को वापस ले आऊं, साथ में वो हीरे भी जो ये ले भागी है। संजीव चौंका। रोमा खुशी से कह उठी, पापा ने तुम्हें भेजा है? चुप कर साली, संजीव गुर्राया। फिर एक्स्ट्रा से बोला, इसके बाप को कैसे मालूम हुआ कि ये इसी जहाज में है? इसके बाप के कहने पर प्राइवेट जासूस इस पर नजर रख रहा था और सारी रिपोर्ट दे रहा था। इसके बाप को शक था कि रोमा किसी गलत रास्ते पर जा रही है, तभी उसने प्राइवेट जासूस की सेवाएं ली। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है, एक्स्ट्रा ने सिर हिलाया। अब तुम क्या चाहते हो? संजीव ने एक एक शब्द चबाकर पूछा। बताया तो, लड़की और करोड़ों के हीरों को वापस ले जाना है, एक्स्ट्रा ने कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूं तो फंस जाओगे। वैसे भी मैं अकेला नहीं हूं। संजीव ने फौरन आसपास देखा। कोई इधर दिखा न उधर।
कितने हो? संजीव ने कठोर स्वर में पूछा। 3। बेवकूफी से भरी कोई हरकत मत करना। मैं तुम्हें कुछ हीरे दे सकता हूं ताकि तुम मुंह बंद रखो। कुछ हीरे? 50 लाख की कीमत के। इस काम का तो तुम्हें सेठ ने 5-10 लाख ही दिया होगा। करोड़ों के हीरे में सिर्फ 50 लाख के हीरे? एक्स्ट्रा मुस्कुराया। ज्यादा मुंह मत फाड़ो, हराम का माल नहीं है जो सारे दे दूं। हराम का माल ही है तुम्हारे लिए। लड़की कहती है कि तुम इसे ब्लैकमेल कर रहे हो। एक्स्ट्रा बोला। अपने काम से मतलब रखो और हीरों के बारे में सोचो जो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे लड़की और हीरे, दोनों चीजों की जरूरत है। इसका बाप मेरी वापसी का इंतजार कर रहा होगा। लगता है तो तुम मरना चाहते हो। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। ये मेरे पास भी है। संजीव हचकचाया। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर जेब में रखी। तुम भी रिवॉल्वर जेब में रख लो, कभी कभी ये बिना ट्रिगर दवाई चल जाती है। यहाँ गोली चल गई तो जहाज वाले तुम्हें पकड़कर बंद कर देंगे और आगे जाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। संजीव ने बेचैनी भरी निगाहों से एक्स्ट्रा को देखा। तभी एक्स्ट्रा ने अपनी कुर्सी पीछे की, लड़खड़ाकर कुर्सी से पीछे जा गिरा। क्या हुआ तुम्हें? रोमा के होठों से निकला। चुपचाप बैठी रह साली। संजीव गुर्राया, हाथ में दबी रिवॉल्वर उसने जेब में डाली। एक्स्ट्रा उठने की चेष्टा करने लगा। तभी धर्मा उनके पास आ पहुंचा। ओह, आप तो गिर गए। कोई परेशानी है सर? धर्मा एक्स्ट्रा को उठाता क्या उठा। सब ठीक है, लेकिन ये आदमी मुझे और मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। एक्स्ट्रा ने संजीव की तरफ इशारा किया। तुम्हारी पत्नी? संजीव चौंका। ऑफिसर, ये मेरी पत्नी है। एक्स्ट्रा ने रोमा की तरफ इशारा किया। हम डिनर करने वाले थे कि असभ्य लोगों की तरह ये हमारे साथ की कुर्सी पर बैठा और अब हमें ये परेशान कर रहा है। ये झूठ बोलता है। संजीव कह उठा। ये मेरी पत्नी है। ये कोई समस्या नहीं। धर्मा ने अपने शरीर पर पड़े जहाज के कर्मचारियों के कपड़ों की लाज रखता कह उठा। अभी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिर वो रोमा से कह उठा। क्यों मैडम, इनमें से कौन आपका पति है? रोमा के होंठ हिले परंतु शब्द कुछ न निकला। इसके पास रिवॉल्वर है। एक्स्ट्रा बोला। इसने रिवॉल्वर से मुझे और मेरी पत्नी को डराया, तभी ये बोल नहीं रही। बकवास करता है ये। संजीव भड़का। रिवॉल्वर इसकी जेब में है। ये देखो। एक्स्ट्रा जेब से रोमा की तस्वीर निकालता कह उठा। देखो ऑफिसर, मैं अपनी पत्नी की तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ। मिला लो सूरत, ये मेरी पत्नी है कि नहीं? धर्मा ने तस्वीर देखी। रोमा का चेहरा दिखा। फिर बोला, आप ठीक कह रहे हो, ये आपकी ही पत्नी है। ये क्या तमाशा है? संजीव भड़का। मेरी पत्नी की तस्वीर इस आदमी ने रखी हुई है और आप कह रहे हैं कि ये इसकी पत्नी है। आप जरा होश में रहकर बात कीजिए। आपके कहने से ये इसकी पत्नी थोड़ी बन जाएगी। आप भी ठीक कहते हैं। धर्मा ने सिर हिलाया। मामला गंभीर होता जा रहा है। मैडम, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? रोमा के होठों से निकला। आपके केबिन में, वहीं चलकर बात करते हैं। धर्मा ने श्रेष्ठ स्वर में कहा। रोमा उठ खड़ी हुई। कौन से केबिन में ठहरी हैं आप? रोमा ने बताया। आइए। रोमा और धर्मा आगे बढ़ गए। संजीव और एक्स्ट्रा भी उठे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संजीव गुर्रा उठा। अपने बारे में सोचो। तुम जमानत पर हो और देश छोड़कर भाग रहे हो। कैसे बच पाओगे? एक्स्ट्रा ने कहा। संजीव गुर्रा कर रह गया। फिर दोनों एक तरफ बढ़ गए। क्यों झगड़ा कर रहे हो? संजीव बोला। मुझसे दोस्ती कर लो। मैं यही तो कह रहा हूँ, दोस्ती कर लो। लड़की और हीरे मेरे हवाले करके छुट्टी पालो। मैं तुम्हें गोली मारकर समंदर में फेंक दूंगा। रिवॉल्वर मेरे पास भी है। 50 लाख के हीरे कम नहीं होते। रोमा के बाप ने मुझे लड़की के साथ हीरे। लड़की मेरे साथ अपनी मर्जी से जा रही है। तुम जो करना चाहो कर लो। संजीव भिनभिनाया। उसने मेरे सामने अभी कहा कि तुमने उसे ब्लैकमेल करके मजबूर किया। वो उसने यूं ही कह दिया, अब नहीं कहेगी। संजीव ने दांत भींच कर कहा। देख लेना, वो फिर यही बात कहेगी। जहाज वालों को नहीं पता कि तुम जमानत पर हो और देश से फरार हो रहे हो, तो तुम उन्हें बता दोगे? संजीव ठिठका। उसका हाथ जेब में गया। एक्स्ट्रा भी ठिठका। दोनों की नजरें मिली। तुम बात बात पर गर्म हो जाते हो। मेरे ख्याल में कई लोग अब तक तुम्हारी ठुकाई कर चुके होंगे। मैंने पूछा है कि तुम ये बात जहाज वालों को बताओगे कि मैं देश से फरार हो रहा हूं। उसने दांत भींच कर कहा। चिंता मत करो, मैं ये नहीं बताऊंगा।
बताया तो माँ कसम उसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, संजीव ने गुस्से से स्पष्ट शब्दों में धमकाया। दोनों पुनः आगे बढ़ गए। तुम इतने गुस्से वाले हो कि समझ में नहीं आता कि तुमने लड़की कैसे पटा ली। एक्स्ट्रा ने गहरी सांस ली। जब मैं लड़की पटाता हूं तब गुस्से वाला नहीं होता। क्या खूबी है। रोमा को पहली बार कैसे पटाया था? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारा आइडिया मैं भी आजमाऊंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। लगता है तुमने आज तक कोई लड़की नहीं पटाई। फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। काम करो, नोट बनाओ और आगे बढ़ो। अपने मेहनत के नोट। तेरी तरह की नहीं कि लड़की पटा ली और उसके बाप के माल को अपना समझने लगे। तुम औरतों की तरह बोलते बहुत हो। एक्स्ट्रा हूं, फालतू के सब काम करता हूँ। तेरे जैसों को उंगली पर बिठाकर नचाता हूँ। किस पर? उंगली पर। उंगली पर कैसे बिठा लेती हूँ? जब बैठेगा तो पता चल जाएगा, और वो वक्त अब ज्यादा दूर है भी नहीं। एक्स्ट्रा ने गहरी सांस ली। पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है। संजीव गुस्से में बड़बड़ा उठा। दोस्तों, ये कहानी का ये भाग हम यहीं रोकते हैं। एक्स्ट्रा ने काफी ज्यादा कॉमेडी ऐड कर दी है कहानी में। जैसे मैंने पहले बताया था, एक्स्ट्रा को मैंने आरडीएक्स सीरीज की एक नहीं, दो तीन कहानियां पहले पढ़ चुका हूं मैं। तो जैसे मैंने कहा था, ये भी दिल के अच्छे हैं पर है खतरनाक, जैसे देवराज चांद और जगमोहन है। तो इनकी टक्कर, पिछली बार भी जब टक्कर हुई थी तो काफी मजा आया था। पिछली बार यानी जब मैंने वो कहानी पढ़ी थी। तो इस कहानी में भी देखना, मजा आने वाला है। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं रुकते हैं, और अगले भाग में केकड़ा का चौथा भाग इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम, जो आपको कहानी सुना रहा हूं कहानी वार्ता पर। जय हिंद, वंदे मातरम।